4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं। जिस तरीके से 2022 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उसी तरह से चुनावी राजनीति तेज होती जा रही है। 2022 का चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है। अभी से प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ में पूर्व खंड विकास अधिकारी रही डॉक्टर राजकुमारी धनगर जी हैं, जो 2017 में विधानसभा का चुनाव निर्दलीय जलेसर 106 सुरक्षित सीट से लड़ चुकी हैं। काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करती आ रही हैं। एक सरकारी पद को त्याग कर राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था उनका, किस तरीके से समाज सेवा करना चाहती थी, उसे जानने के लिए आज हम उनके घर, उनके आवास निधौली कला में पहुँचे हैं। आइए हम जानते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं कि आखिरकार एक सरकारी पद जो बहुत मेहनत के बाद, बहुत शिक्षा के स्तर को प्राप्त करने के बाद मिलता है, आखिरकार उस पद को रिजाइन करके राजनीति के मैदान में क्यों कूद पड़ी। आखिरकार जनता की समस्याओं को झेलते हुए आखिरकार लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई आखिरकार उनको क्यों बनना पड़ा। सीधे बात करते हैं डॉक्टर राजकुमारी धनगर जी से, जो अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं जलेसर 106 सुरक्षित से, जो सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है जलेसर की एटा ज़िले के अंदर। वहाँ से दावेदारी पेश कर रही हैं समाजवादी पार्टी से। आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। सबसे पहले हमारे दर्शक आपके मुखारबिंद से आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमारी धनगर है। मैं जलेसर 106 विधानसभा से प्रबल दावेदार हूँ और निधौली कला की रहने वाली हूँ। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मैम आपको? मैं सबसे पहले आपका करियर के बारे में बात करना चाहूँगा कि एक सरकारी पद जो बहुत मेहनत से मिलता है, आजकल के युवा इसे पाने के लिए बेताब हैं और शिक्षा कड़ में बसी रहती है। उसके बाद एक विद्यार्थी इतनी मेहनत करने के बाद सरकारी पद को पा पाता है, लेकिन आपने उस पद को छोड़कर राजनीति को कैसे चुना? मैं जनता की सेवा करना चाहती थी और विशेषकर अपने समाज की सेवा, क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, तो इसमें महिलाओं का तो बहुत ही कम योगदान रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आएँ और मैं अहिल्याबाई होलकर जी से ही की प्रेरणा स्रोत रही हूँ और अभी भी हूँ और रहूँगी। अहिल्याबाई होलकर जी जो आपके समाज की पुण्य श्लोका हैं, कहीं ना कहीं उनसे आपको ये सब समाज सेवा करने की सीख मिली है? जी बिल्कुल। अच्छा, आज अभी प्रेजेंट में देखा जाए, वर्तमान में आप 106 सुरक्षित लोकसभा से दावेदारी कर रही हैं। इससे पहले 2017 में भी जलेसर विधानसभा से आप चुनाव निर्दलीय लड़ चुकी हैं। जी जी। तब की तुलना में और अब की तुलना में कितना अंतर आप समझती हैं? काफ़ी अंतर रहा है, क्योंकि उस टाइम 2017 में मैं जलेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो और लेकिन अभी जो है जागरूकता काफ़ी है, विशेषकर हमारे समाज की जागरूकता। उस टाइम इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब हमारे प्रति जनता का प्रेम है, तो इसीलिए मैं जनता के बीच आना चाहती हूँ। जनता की जो भी समस्या हैं, सुख दुख हैं, उनमें भागीदारी बनना चाहती हूँ और पूरा सहयोग कर। क्या लगता है, एक जलेसर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 50 से 60 हज़ार के बीच में यादव समाज निवास करता है, वहीं 30 से 40 के बीच में आपका धनगर समाज निवास करता है। कहीं ना कहीं किस तरीके से अभी आपका चुनावी दौरे चल रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में आप जा चुकी हैं और जनता के बीच से कैसी राय निकल कर आपके बीच आ रही है? मैं हमेशा 2017 से चुनाव लड़ चुकी हूँ और 2018 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और 2018 में ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही हमारे जिलाध्यक्ष अशरफ हुसैन जी ने महिला सभा का जिलाध्यक्ष बनाया था और 1.5 साल पहले भी दोबारा से महिला सभा की जिलाध्यक्ष बनी हूँ। तो मैं लगातार क्षेत्र में जनता के बीच रह रही हूँ और हमेशा रहूँगी। तो जनता का ये प्यार है जो मुझे बार बार खींच कर ले जाता है क्षेत्र में, और हर वर्ग के साथ सहयोग कर रही हूँ और जहाँ भी मुझे उनकी परेशानी या जो भी समस्याएं होती है मैं उनकी सुन रही हूँ। तो मेरा सभी वर्ग मेरे साथ हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले आपके समाज का पाल बघेल धनगर गडरिया समाज का एक सम्मेलन हुआ था जो समाजवादी पार्टी ने चलाया था। उसमें आपकी समाज के कुछ दिग्गज नेता आए थे और जलेसर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन से आपके समाज में एकजुटता आई है
क्या लगता है इस बार अगर आपको दावेदार बनाती है समाजवादी पार्टी सरकार तो कहीं ना कहीं जलेसर की सीट निकल सकती है? जी बिल्कुल, हमारे समाज में बहुत ही जागरूकता आई है। 25 अक्टूबर को पाल बघेल धनगर सम्मेलन हुआ था जलेसर विधानसभा 106 में। उसमें हमारे दिग्गज महाराज सिंह धनगर जी, आगरा के रमेश बघेल जी जो कि अवागढ़ के रोहना मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले हैं, और राज सिंह बघेल जी, पिंकी फौजी, बाकी हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेतागण आए हुए थे। तो उससे हमें हमारा जो समाज है पहले तो जागरूक नहीं था, लेकिन ये पाल बघेल धनगर सम्मेलन हुआ है तब से एकजुटता आई है, और हमारा जो 40,000 धनगर समाज है जलेसर विधानसभा में पूर्ण एकजुट हो चुका है और वो हमारे साथ हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल मेरे दिल में घूम रहा है, मैं पूछे बिना मानूंगा नहीं उस सवाल को। कैसा लगा होगा आपको जब आपने दिमाग में सोचा होगा कि मैं आज से इस्तीफा दूंगी और राजनीति के करियर में जाना पसंद करूंगी, और उस समय कैसा लगा था आपके दिल को? कैसा आपका मन क्या सोच रहा था? ये डिसीजन लेने में आपको कैसा लगा? जी, जबकि पहले मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताती हूँ। मैं 3 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, मनोविज्ञान से एमए, मानवाधिकार से और सोशलॉजी से, और उसके बाद मेरा बीएड भी है, पीएचडी भी कर चुकी हूँ। मैंने पहली बार ही आईएएस परीक्षा में बैठी थी, तो मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पहली बार में पास हो गई, और एमपी में मैं सबसे पहले जॉइनिंग भी की। मैंने 10 साल नौकरी भी की। 10 साल आपने वहाँ पर अपनी सेवा दी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में, जबकि मैं प्रॉपर एटा की रहने वाली हूँ, और उत्तर प्रदेश में ही मेरी जन्मस्थली है एटा में, और वहाँ एमपी में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, जबकि वो भी निधौली कला के रहने वाले हैं। सरकारी जॉब करते हैं? जी, सरकारी जॉब करते हैं। किस विभाग में है वो? सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में, जहाँ पर अपना स्टाम्प और जो नोट का कागज़ बनता है उसी में है। दोनों ही आप देश की सेवा कर अब वो देश की सेवा कर रहे हैं और आप समाज की सेवा करना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी से महिला सभा की पद पर रहीं, तो महिलाओं के अंदर कितनी उत्सुकता आपको दिखी उस समय? महिलाओं को काफ़ी उत्सुकता दिखी, लेकिन अपने समाज की बात की जाए तो हमारा समाज महिलाओं के पुरुष प्रधान समाज है। तो कई पुरुष ऐसे हैं जो अपनी महिलाओं को निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी भी चकबंदी डिपार्टमेंट में कानून से पद से रिटायर्ड हैं। मेरे तीनों भाई एडवोकेट हैं, एटा में ही हैं, और मेरे घर में जो मैं 3 भाई और 3 बहनें, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मेरे पापा जी सरकारी गवर्नमेंट में थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बेटा और बेटी में फ़र्क कभी नहीं माना। सभी बहनों को पढ़ाया, उच्च शिक्षा दिलाई, और सभी बहनें हमारी एमए, बीएड, पीएचडी हैं। शुरुआत से ही आपका परिवार पूरा, आपका जो मायके का परिवार है, शुरुआत से ही मतलब देश की सेवा में रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक और सवाल है, अगर आप कुछ बनती हैं या विधायक यहाँ से बनती हैं तो महिलाओं के लिए, जो आपने कहा कि महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो अपनी पक्ष को नहीं रख पाती हैं या घर से नहीं निकलने दिया जाता है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए किस तरीके से एक सुरक्षा इंतजाम आप करेंगी? सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जो शिक्षित महिलाएं होंगी वही शिक्षित महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि शिक्षा से मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास होता है, पुरुष हो या महिलाएं हो। और हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो वहाँ महिलाओं को इतनी जागरूकता नहीं होती है, और महिलाओं को पुरुष आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले पुरुष की जो मानसिकता है वो सकारात्मक हो, महिलाएं सेकंड बात महिलाएं शिक्षित हों और उच्च शिक्षा ग्रहण करें, तभी महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न हो सकती है। आज की शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगी? आज वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है देश में और प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगी आज की शिक्षा स्तर को देखते हुए? आज का शिक्षा स्तर बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष से हमारे जो छात्र हैं, हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है, उनके प्रति जो भी 2 साल से उनके 2 वर्ष तो बेकार हो ही गई शिक्षा के प्रति, और जो नई शिक्षा नीति लागू की है वो भी ठीक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आजकल की वर्तमान सरकार है वो हमारे बच्चों के साथ, नौनिहालों के साथ उनका भविष्य खराब कर रही है, और आजकल बेरोजगारी बहुत है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है। किसान 1 साल से परेशान था, प्रदर्शन कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। भाजपा के नेताओं की बात की जाए तो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि अखिलेश सरकार में
खुल के नकल होती थी, नकल से पास होते थे, हमने तो बिना परीक्षा के ही पास कर दिया। क्या कहना चाहेंगी इस पर? इस संबंध में बच्चे के नकल से तो पास नहीं होते हैं, अपनी जो भी उनकी योग्यता होती है योग्यता से ही पास होते हैं। इस परिणाम को देखकर आप कितना खुश हैं? क्या लगता है जो होनहार बच्चे थे उनके साथ ये सही हुआ है या गलत हुआ है? उनके जो होनहार बच्चे हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि 2 साल उनके बिल्कुल खराब हो चुके हैं, क्योंकि शिक्षा कहीं में ना कहीं पिछड़ चुके अगर हैं। आपने भी परिणाम देखा था, कहीं ना कहीं परिणामों को देखा जाए तो जो गधा थे वो घोड़ा बन गए और जो घोड़ा थे वो गधा रह गए, क्योंकि जो होशियार बच्चे थे कहीं ना कहीं कम अंक पा सके और जो गधे थे वो अधिक अंक लेकर शेर हो गए। क्या कहना चाहेंगी इस पर? इस बारे में ये शिक्षा है तो हमारी जो बीजेपी सरकार है वो बहुत ही शिक्षा के प्रति लापरवाह है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की बात की जाए तो वही कह रहे हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर बना दिया है। ऐसा नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर का हो अगर चुका है। आपकी सरकार प्रदेश में आती है तो शिक्षा का स्तर किस तरीके से मेंटेन होगा? यदि हमारी सरकार समाजवादी पार्टी आती है तो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का होगा और हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको हर बेटी को उच्च शिक्षा ग्रहण की जाएगी। और जो पहले लैपटॉप योजना जो होनहार बच्चे थे तो वो भी लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे और महिलाओं को हर तरह से। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है? 350 के पार हो रही है। जिस तरीके से लग रहा है गठबंधन पर गठबंधन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जो भी दल हैं वो हमारी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है और हमारा जो समाजवादी पार्टी है 350 के ऊपर ही जाएगी। धनगर मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगी? आपका समाज धनगर समाज के ऊपर धनगर प्रमाण पत्र पर लड़ाई लड़ रहा है, क्या लगता है सरकार बनती है तो धनगर प्रमाण पत्र भी बनेंगे? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने 2013 में धनगर प्रमाण पत्र बनवाए थे और समाजवादी पार्टी बनती है तो निश्चित ही धनगर प्रमाण पत्र बनेंगे। अगर आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनती हैं जलेसर एक सुरक्षित सीट से, तो कैसी प्राथमिकता रहेगी जलेसर विधानसभा के लिए? किस तरीके से एक विकास का एजेंडा चलेगा जिससे जलेसर एक अलग पहचान बना सके अपने आप में? बिल्कुल, जलेसर को मैं जो जलेसर की रोडें हैं तो वो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाएंगी, लेकिन अभी तक 5 साल होने को आए लेकिन अभी वैसी ही जैसे हमारी एटा की सड़कें हैं, जलेसर की सड़कें हैं, कहीं की उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं वो कहीं भी उनके ठीक नहीं हुई हैं, गड्ढे भरे हुए नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जलेसर विधानसभा को यदि मैं विधायक बनती हूँ या संगठन मुझे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो जलेसर का मैं विकास करूँगी, रोडें अच्छी होंगी, जो गरीब लोग हैं उनका विकास होगा और होनहार बच्चे हैं उनके लिए स्कूल, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, सभी के लिए शिक्षा के प्रबंध किए जाएंगे। एक सवाल है मेरा अंतिम, किसान किसके साथ है? किसान समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है मेरे साथ आ गया, हमने 3 बिल वापस ले लिए। हाँ, 3 बिल उन्होंने इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि उनको हार का 2022 में हार का डर था और जो किसान एकता है, उनके जज्बे, उनकी एकता और जो उनका हौसला है उसी के कारण उन्होंने डर के कारण बीजेपी ने 3 कृषि बिल हैं वो वापस लिए हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो 1 साल से धरना दे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर किसान, वो किसान नहीं थे, सपा के गुंडे थे, कांग्रेस के गुंडे थे, खालिस्तानी थे। क्या कहना चाहेंगी इस पर? इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगी कि किसान तो अन्नदाता है, वो कभी खालिस्तानी नहीं हो सकता, आतंकवादी नहीं हो सकता। हम सभी किसानी हैं और किसान हमारा अन्नदाता है और किसान ही खुश नहीं रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से खुश रह सकते हैं? अंतिम सवाल है मेरा, देश में कोरोना जैसी बीमारी चली, ऑक्सीजन की कमी देश में पड़ी, जिससे ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी जानें गई, कोरोना की वजह से देश प्रताड़ित रहा, बहुत सारी जान गंवानी पड़ी हमारे देश को। अभी डेंगू का प्रकोप कुछ ही महीनों पहले चला है और अब भी चल रहा है, तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, किस तरीके से कोरोना के बचाव करते हुए पालन करें? 2 साल में कोरोना से आदमी बहुत ही परेशान हो चुका है और विशेषकर मजदूर वर्ग का तो जीना हराम हो चुका है। और जो अभी महामारी चल रही है डेंगू की, उसके लिए जो एक मच्छर है और बाकी जो गंदगी है उसको अपने सामने गंदगी ना होने दें। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है,
तो अपना और ये महामारी से बचने के लिए सबसे पहले अगर बुखार आता है तो डॉक्टर की राय लें और गंदगी से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में डॉक्टर राजकुमारी धनगर जी थी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सरकारी पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आई। समाज सेवा करने का कीड़ा जो उनके अंदर था वो कहीं ना कहीं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की देन था। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों पर चलते हुए उन्होंने महिलाओं, पुरुषों और सभी वर्ग के लोगों को लेकर एक समाज सेवा करने की ठानी और 2016 में अपने सरकारी पद से इस्तीफा देकर 2017 में जलेसर विधानसभा 106 से दावेदारी पेश कर दी। जब किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़ी। फिलहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके जज्बे को सलाम के उनने आज तक हिम्मत नहीं हारी। समाजवादी पार्टी में जुड़कर सालों से सेवा कर रही डॉक्टर राजकुमारी धनगर इस बार 106 जलेसर विधानसभा सुरक्षित सीट से प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर उनको प्रत्याशी बनाती है तो जलेसर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाना निश्चित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी आखिरकार इनको प्रत्याशी बनाती है या नहीं। मेरे साथ में डॉक्टर राजकुमारी धनगर जी थी, जिन्होंने अपने जीवन पर प्रकाश डाला और बताया। देवेश कुमार के साथ मैं कान्हा धनगर, कान्हा का पन्ना।